2026 है, अभी तक गैस नहीं आई। अच्छा। खिजरचक जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कोई रोड को सड़क नहीं जाती। जब उनकी बारिश हो जाती है तो यकीन करे ज़बू हाली उनकी देख के दुख होता है। 96-97 में भी जीटी रोड जो है ना, उस पर ट्रैवल करते थे, वो ऐसी सड़क है, करिश्माती सड़क है, वो बन रही होती है हर टाइम। जो मसाइल हैं वो इग्नोर हुए हैं। जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी तब वहाँ पर स्कूल क्यों नहीं बना? बिल्कुल नहीं बना। मैं तो कह रहा हूँ जो गलत किया उन्होंने, गलत है, बिल्कुल गलत है। इनिशिएटिव लेना चाहिए था। इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए था उस टाइम, उसको कंप्लीट करके उसकी क्लासेस भी स्टार्ट होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक आम शख्स को इंसाफ बर वक्त मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? किताबें पढ़ के जब मैं कोर्ट के अंदर गया था तो थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना बड़ा फर्क है। पीटीआई को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है खान साहब की रिहाई। सर, आपको उम्मीद है कि इमरान खान की रिहाई? इंशाल्लाह। उम्मीद कब तक? कब तक ये देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए हम तो हमारा दिल पर्सनली तो ये करता है कि कल ये पॉसिबल हो जाए, अल्लाह करे कल क्या अभी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना लतीफ़ चीमा। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमें एक बहुत ही अहम शख्सियत ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन अली भुट्टर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। गुजरावाला से इनका ताल्लुक है और आज हम इसी हवाले से कुछ बातचीत करेंगे कि ये अपने हलके में क्या काम कर रहे हैं और बीइंग ऑपोजिशन जमात में होते हुए उनका क्या रोल है और गुजरावाला की आवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या वो उन पर पूरा उतर पा रहे हैं या नहीं। और जो यूथ है, आजकल की नौजवान नस्ल है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप में आगे कैसे आ सकते हैं और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमें सर ने ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का है। सर, सबसे पहले ब्लंट लाइन नेटवर्क में खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सर, गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस सवाल से करना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक गुजरावाला से है, वहाँ पर ज़ाहिर है आपकी सारी अर्ली एजुकेशन और आपकी अपब्रिंगिंग वहाँ पर हुई, तो क्या बचपन से ही जहन में था कि मैं सियासत में जाऊँगा या बस ये हो गया गो विद द फ्लो वाला हिसाब हुआ? नहीं, बचपन से कोई प्लान नहीं था। मेरी स्कूलिंग जो है वो आर्मी बर्न और एबटाबाद से है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज आ गया तो मैंने 2 मास्टर्स किए हैं और साथ मैंने लॉ भी किया हुआ है। तो मेरा जो प्लान था वो कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ था। मगर जो कि हर रावियन का होता है हर किसी का बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो दरसगाह है उसमें लोग जाते भी इसलिए हैं, जो कि दरगाह है बकौल अशफाक अहमद साहब, बाबा जी अशफाक अहमद के बकौल। सियासत में आना मेरा बिल्कुल अनप्लान्ड था और मेरे जो बड़े भाई हैं वो पहले पॉलिटिक्स में थे, वो इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, तो उनकी जो तबीयत की नसाजी की वजह से फिर मुझे इधर इस मैदान में आना पड़ा। अब ये पता नहीं ये फॉर्चुनेटली है या अनफॉर्चुनेटली, और बिल्कुल मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ओनली डेड फिश गोज विद द फ्लो, तो इट्स नॉट लाइक गो विद द फ्लो। सर, लेकिन कोई मोटिवेशन, जैसे आपने कहा कि आपके भाई की तबीयत नासाज होने की वजह से फिर आप इस तरफ आए, तो वहाँ फिर जब ज्वाइन कर ली, पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया, तो लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं कि अच्छा भुट्टर साहब अब सियासत में आ गया, अब हमारा ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या उन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर पा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? अंदर से जो एक आवाज़ होती है ना इंसान की। देखिए, मेरी पर्टिकुलरली फर्स्टली मैं अपने शहर की बात करूँगा। 5वां बड़ा शहर है और इधर मेजर फैसिलिटीज़ मिसिंग है। लाइक हमारे शहर में अभी तक प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ना वो वर्क नहीं कर रहे। अब सेफ सिटीज़ बनने के बाद इस साल कुछ उन्होंने स्टार्ट किया, मगर बेशतर सिग्नल अभी भी फ्लॉप है। हमारे शहर में रिंग रोड नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। और मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ बात बता रहा हूँ कि गुजरात और सियालकोट से बड़ी इंडस्ट्री गुजरावाला के अंदर है, मगर ये पैट्रोनाइज नहीं हुई। यहाँ पे लोग ब्रांडिंग नहीं करते। यहाँ पे सुई से लेके बुलेट प्रूफ गाड़ी तक हर चीज़ गुजरावाला के अंदर बनती है। मगर यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, मेट्रो बस सर्विस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट नहीं है, जो पब्लिक हाइजीन है उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे शहर के साथ क्या होता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि बनाया जाता है पहले एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर, 500-700 दरख्त उखाड़ा जाता है और उसके बाद दोबारा एक प्लान नया आ जाता है कि यहाँ पे तो ओवरहेड ब्रिज बनना था। अच्छा, लो जी, ओवरहेड ब्रिज बन गया कुछ 3-4 अरब का। उसके बाद फिर याद आता नहीं यहाँ पे तो एक टनल बननी थी, ब्रिज तोड़ो टनल बना दो। पैसे भी जाया, ऑब्वियसली वसाइल भी जाया और लोगों की जान को स्यापा भी। तो ये तो मेरे शहर की बात होगी। बड़ी ज़्यादा बात है। मतलब मेरे शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है,
गवर्नमेंट सतह पे। हॉस्पिटल्स का जो हाल है, 18-20 किलोमीटर लोग सफ़र करके हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ जाके ये सुनना पड़ता है कि इन्होंने लोर लाई हो, जस्ट ये लिखवाने के लिए कि रेफ़र करें, रेफरल के लिए। 4 साल से वो जो किडनी ट्रांसप्लांट वाला यूनिट है वो बंद पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो है वो बुरा हाल है, मतलब अखीर मसाइल हैं। तो ये मसाइल तो मैं आपको उधर के बता रहा हूँ। आप मेरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूछ रहे थे, तो मेरे कुछ इलाके हैं, PP65 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं दालबदीन या आपको चागी या बलोचिस्तान के किसी पैराफ्रीज के इलाकों की बात नहीं बता रहा। गुजरांवाला के अंदर एक गांव है बासीवाला, 2026 है, अभी तक गैस नहीं आई। अच्छा। खिजरचक जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कोई रोड को सड़क नहीं जाती, वो नहर की पटरी इस्तेमाल करके जाते हैं, और जब उनकी बारिश हो जाती है तो यकीन करें ज़बू हाली उनकी देख के दुख होता है। ये 2 चीज़ें अभी भी जो मैटरनिटी केसेस में डेथ रेट है, हमारी जो पैराफ्रीज की यूनियन काउंसिल्स हैं, सैटेलाइट एरियाज़ हैं, वहाँ है सिग्नल्स अभी नहीं आते। जो बिजली का निज़ाम है वो 1990-95 वाला वही तारें लगी हुई हैं, मतलब आंधी अगर लाहौर होगी तो मेरे हल्के की लाइट चली जाएगी। सो बड़े ज़्यादा मसाइल है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बहुत हाई थी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मीट कर लूँ, जितनी मेरी जान जितनी सकत है मैं कोशिश करता हूँ। गुजरांवाला पंजाब का 5वां बड़ा शहर है और आपने जितने भी मसाइल गिनवाए हैं, मतलब वो वहाँ पर अभी तक क्यों है? 2026 की हम बात कर रहे हैं और 2026 में इस वक्त हम मौजूद हैं। वहाँ पर कोई एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। आपने हेल्थ के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो है वो गिनवाए हैं, तो आपके ख्याल से इसकी क्या वजह है? मतलब इतना बड़ा शहर है तो क्या पॉलिटिशियंस के नज़र में उस शहर की कोई अहमियत नहीं थी? मतलब बेसिकली मसला कहाँ पर है? देखिए, मैं तो जब अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपने डिस्ट्रिक्ट का देखता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं और ऐसे हैवी वेट नाम होते हैं जो पूरे पाकिस्तान की सियासत में अपना अमल दखल रखते हैं। मिनिस्टर्स भी थे, सेनेटर्स भी थे, वज़ीर भी थे, मुशीर भी थे। जी जी जी। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों अपने शहर का ख्याल नहीं किया। आप कभी लाहौर का किया? आप लाहौर का लाहौर वालों ने करना होता है, वो बेचारे लाहौर का क्या करेंगे। मैं आप कभी जाए ना GT रोड से, मैं अपनी उम्र के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, 96-97 में भी GT रोड जो है ना उस पर ट्रैवल करते थे। वो ऐसी सड़क है, करिश्माती सड़क है, वो बन रही होती है हर टाइम। अच्छा। वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई, मतलब अब इसी है ही। आप अभी देख लें, आज की डेट में जाके देख लें, कोई ना कोई उसकी साइड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि या इस मिट्टी में मसला है या रोड में या हमारे लोगों में मसला है। तो जो मसाइल हैं वो इग्नोर हुए हैं और मेरे ख्याल से उसकी जो बड़ी वजह ये है कि हम बिल्कुल लाहौर के साथ बैठे हुए हैं। जो पैराफ्रीज में होके वो बिल्कुल ना आंख ओझल होके बैठे हुए, मतलब हमारा काम बड़ा है, टैक्स पेयर बड़े हैं। मतलब गैपको की बात कर लें, प्राइवेटाइज हो रही है ना, मुझे याद आ गया सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो इदारा है वापडा का पूरे पाकिस्तान में वो गैपको है। सबसे ज़्यादा रिकवरी उनकी है। फिर टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा हमारे पास है, गुजरांवाला डिवीजन सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। अच्छा। पाकिस्तान और पंजाब खास तौर पे, मैं आपको बड़ी जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ, बीइंग पंजाबी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाबियों का रोल है, लाहौर से लेके पिड्डी तक ये जो GT रोड है, ये बेल्ट सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर। अच्छा। और यही लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और इनके साथ ज्यादतियाँ अभी अखीर हो रही हैं। लाइक हमने वापडा की बात की, ओवर बिल्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, FIR सबसे ज़्यादा यहाँ। आप अब कंपेयर करें हैस्को के साथ, मैपको के साथ, दूसरे जितने भी है, परेशान हो जाएंगे कि वो 12-13% पे बैठे हुए हैं, ये 50-60 पे गए हुए हैं। तो बेचारे लोग करते भी बहुत है मगर फिर उन्हें मिलता कुछ नहीं है, फिर वही सुनने को मिलता है लाहौर लाई हो। कल मुझे एक कॉल आई है, एक बंदा है, अपने हेल्थ सिस्टम की, हमारे पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है। अक्सर हम असेंबली में ये उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास ना हेल्थ पॉलिसी है, ना एजुकेशन पॉलिसी है, ना वाटर पॉलिसी है। कर क्या रहे? श्रीलंका जैसा मुल्क, उनकी हेल्थ पॉलिसी इतनी बेस्ट है। आप कभी विजिट करें, 35,000 की पॉपुलेशन पे ना उन्होंने एक डॉक्टर रखा हुआ है जो देखता है कि इस एरिया में डिजीजेस कौन कौन सी हैं, इनकी रूट काज क्या है और इनकी एरेडिकेशन कैसे होगी। मतलब यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स पे हमने कभी रिसर्च ही नहीं की। मतलब हम देख के परेशान होते हैं, हमें पता चलता है वो तोंसा में तो एड्स आ गया, एकदम एड्स कैसे आ गया, अताई डॉक्टर नहीं भाई, लोगों को देखे, मतलब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो क्यों हैं। जो एक ख़ास रीजन है, सेकंड एग्जांपल, जैनम एक हॉस्पिटल है जो कैंसर ट्रीटमेंट करता है। जी जी। उनके साथ मेरा चलता रहता है, लोगों को हम कैंप्स वगैरह लगवा के देते हैं। हम हैं लोअर राइपेरियन, पानी ऊपर से आ रहा है सियालकोट वाली साइड से। सियालकोट में भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, वो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जो कैंसर केसेस है गुजरांवाला शेखुपुरा के अंदर वो बहुत ज़्यादा है।
बट हमारा कोई ध्यान नहीं है। वो सीपेज होती है, सीपेज की वजह से वो कंटेमिनेटेड वाटर और उबाल के पीने का कॉन्सेप्ट तो हमारा है नहीं। सो बेतहाशा मसाइल अगर हम डिस्कस करने लगे तो शायद हमें शाम पड़ जाए। सर, आप अभी करेंटली एमपीए हैं और आपका क्या किरदार है? ये तमाम मसाइल जो हैं इनसे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मेरा ये मानना है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी मसला है, मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरी रीच है जी, मुझे जो अल्लाह ताला ने और मेरे लोगों ने कामयाब करके इस असम्बली में भेजा है। असम्बली के अंदर टूल्स होते हैं, एक बुक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। उसमें हर एमपीए को बताया गया है कि उसका क्या क्या इस्तेकाक है, क्या क्या रूल्स है, किस तरह से। उसमें ज़ीरो और होता है, एडजमेंट मोशंस होते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन सेशन होता है। मतलब आप सवाल देते हो किसी भी मसले के ऊपर तो उसका जवाब गवर्नमेंट देती है। सही। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। फिर रेजोल्यूशंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं असम्बली के अंदर अपने बिजनेस को पार्टिसिपेट मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। हर सेशन में जो मेरी प्रॉब्लम होती है मैं मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास ना, अगेन मैंने पहले कहा कि वाटर स्कार्सिटी हमारा बहुत बड़ा इशू है। हम दुनिया में उन 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, पानी की कमी। जो आप देखें जीटी रोड और मोटरवे दोनों बेल्ट्स के ऊपर ना, दोनों साइड्स के ऊपर सफ़ेदा लगा हुआ है। अब सफ़ेदा जो है ना तकरीबन 15 से 20 लीटर पानी कंज्यूम करता है एक दिन में, रिसर्च है ये। और एक मैक्सिकन कीकर था जो 1930s में ना, जो ब्रिटन्स थे उन्होंने इम्पोर्ट किया था फ्लड फ्लो रोकने के लिए। वो ये साउथ पंजाब वाली साइड पे सारा आता है। अब ये 2 ऐसे दरख्त हैं जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मुतासर कर रहे हैं। परिंदे इधर घोंसला नहीं बना सकते, और मतलब ये हमारी जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसमें भी कॉज बन रहे हैं। जी। क्योंकि स्मोक बहुत बड़ा इशू है। अभी आपको 2 महीने बाद पता चल जाएगा वो स्मोक आ गई। अभी हमने कोई तैयारी नहीं करनी, वो एकदम जाके वो स्मोक आ गई होने तक ही करिए, गन लाओ, ये कर लो। जो दुनिया सारे प्लान्स छोड़ देती है ना, हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं। स्मोक का हम कलप के थक गए हैं, सिर्फ एक ही हल है। सर, पिछले साल 2025 में तो कुछ बेहतरी नहीं, ये बेहतरी आपको ऑप्टिक्स में नजर आती है। अच्छा, बेहतरी बनाई जाती है। मैं दिस इज नॉट द क्रिटिसिज्म। चौड़े पत्ते वाला जो दरख्त होता है ना, चौड़े पत्ते वाला, वो स्मोक के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। सही। और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, है ही नहीं। आप जो गन्स आपने मंगवाई थी जिसकी वजह से आप कह रहे हो, गन्स तो लाहौर तक रही हैं। आए ना अमीपुर सईदा में, आए ना उधर मेरे तरौनिया सईदा में, किसी गांव में आके देखे कि क्या उधर भी कोई गन वाली स्प्रे हुई है कुछ तरह से, या लाहौर के अंदर ही सारी स्मोक है। असल उसकी कॉज और है ना, मतलब कॉज में स्मोक तो मुल्तान तक जाने लग पड़ी है, पहले कभी भी नहीं मुल्तान तक गई। एक वजह उसमें डेफिनेटली हवा का रुख भी होता है, हवा जिस तरफ जाती है, क्योंकि इंडियन पंजाब से भी उन्होंने क्या किया। देखिए, मैं अगेन मैं कोई एग्जांपल उन मुल्कों की नहीं दूंगा आपको जो बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। उन्होंने जब 2012 में उनको स्मोक दरपेश आई ना, उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री दिल्ली से शिफ्ट करके पंजाब की तरफ ले गए। सही। दिल्ली क्लीन कर लिया उन्होंने। हमारा क्या है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने ये काम करना है। हमने, ये घर है मेरा और साथ भट्ठा लगा हुआ है, ये घर है साथ वो टायर जलाने वाली फैक्ट्री लगी हुई है। मतलब हमारा सिस्टम ही पुट्ठा है। हमने करना क्या है। और आप अब अगर कह रही है कि आपको लगा है कि स्मोक कम थी, तो फिर आपको ही लगा। सर देखिए, पीटीआई भी बरसर इक़्तिदार रही और तब भी स्मोक का मसला था, तब भी एजुकेशन के मसाइल थे, तब भी हेल्थ के मसाइल थे। गुजरांवाला आपके शहर की अगर हम बात करें तो तब क्यों नहीं कुछ हुआ? देखिए, पहली बात तो है कि मैं असेंबली में नहीं था तब, ठीक है। लेकिन आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी जमात मेरे साथ तो थी। मैं अपनी जमात को रिप्रेजेंट करूं, जो गलत चीज़ है अपनी जमात की मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि 3.5 साल के अंदर हमने क्या किया और जो दूसरों ने 35-38 साल में नहीं किया। मतलब ये 3.5 साल में आपको पता ही नहीं चलता कि चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो, और बहुत ऐसे काम है जो पीटीआई ने किए हैं, जो मतलब हमारे किसी भी सेक्टर के अंदर, टूरिज्म के अंदर देख लें, इन्वायरमेंट के अंदर देख लें, हेल्थ के अंदर देख लें, सोशल वेलफेयर के अंदर देख लें, हेल्थ कार्ड देख लें। मतलब अब बात होती है जी, वो कहते हैं जी थोड़े को हेल्थ कार्ड तो अलावा है कि भाई क्या नहीं किया। मतलब मैं लाहौर अरसा दराज से तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई हैं लाहौर आ रहे हैं। जी जी।
हम देखते थे कि रोड्स के ऊपर ना, आप पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, जो फुटपाथ होते थे ना उस पे लोग सोते होते थे। अभी भी अक्सर जगहों पर तो है। बड़ी तकलीफ होती थी। अच्छा, ये पीटीआई के दौर में ख़त्म हो गई थी चीज़, जब पनाहगाहें बन गई थी, लोग उधर जाके रह लेते थे। सेहत कार्ड अगेन वो इतना बड़ा वेलफेयर का प्रोजेक्ट था। और मतलब बात तो हमने देखनी है ना, जो विजन है हम उस विजन को कैसे लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा अगर आप ट्रीज़ की बात करें तो बिलियन ट्री सुनामी वाला प्रोजेक्ट जो है वो पीटीआई के दौर में आया है। हमने तो एरेडिकेशन प्रॉपर करनी है। मैं पूछता हूँ ना, ये प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं तो एसी को कॉल करके पूछते हैं कितने चौड़े पत्ते वाले दरख्त लगाए हैं, तो 2-3 वो भी नहीं लगाए होते। ये क्या लगाते हैं, वो जो बॉटल पाम्प होती है, जो मतलब जो दरख्त ही यहाँ के नहीं है, जो बीच के दरख्त है वो यहाँ पे लगा देते हैं, या जिसे वो फ्लावरी किस्म के। अब उन्होंने तो क्या सर, क्या करना है, वो उनको इल्म नहीं होता, मतलब मसला क्या है, नॉलेज नहीं पता नहीं जी। हम फिर समझते हैं कि हम बेकार है। मतलब जामुन का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, बोड़ का दरख्त है, बड़े इस तरह के, नीम का दरख्त है, और बड़े सारे इस तरह के दरख्त है जो आप लगा सकते हैं, वो लगाते नहीं है। उनसे छांव भी मिलेगी, परिंदे घोंसला भी बनाएंगे। ये एक बात है। और अगर आप कहें कि पीटीआई ने किया क्या है, या मतलब हमारी जमात ने क्या किया है, तो उसमें एक अलग से नशिस्त रख ले, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी का भी अगेन इनिशिएटिव तब लिया गया था गुजरांवाला के अंदर। अगेन उसका पीटीआई के दौर में लिया, लेट गया था। और उसका एक होता है कि उसका अप्रूवल होना होता है, वो लंबा प्रोसीजर था। वो अप्रूवल पिछली गवर्नमेंट में हो गया। 2 साल से तो इस गवर्नमेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वादा किया हुआ कि 2025-26 में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई। सर, तालीम के मसाइल और बाकी सारे मसाइल, मैं दोबारा से गुजरांवाला की तरफ ही जाऊंगी क्योंकि आपका शहर वो है। तो आपको लगता है कि अब आप वहाँ की रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आपके पास ना, तो क्या ये मसाइल अगले चंद महीनों में या 1-1.5 साल में आपको लगता है कि हल हो जाएंगे, या कुछ बेहतरी आ जाएगी, या इवन यूनिवर्सिटी वाली चीज़, क्योंकि तालीम तो एक बुनियादी वो चीज़ है ना, हमारी एक ज़रूरत है, नीड है। तो आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, कोई उम्मीद है आपको? मिस, उम्मीद इन लोगों से क्या होगी, बेचारों के खुद हाथ बंधे हुए हैं। और अगर हम इनसे बात करेंगे, नहीं, हम क्या कर सकते हैं बजट के अंदर, बजट गुजरांवाला के लोग पूछेंगे तो हम जवाब देंगे कि हमने ये किया है। वो पंजाबी की कहावत है, बकरे का काम मतलब जान देना, टब्बर नहीं जाना। जो मेरे इख्तियार में है, मैंने ईमानदारी के साथ जो मैं कर सकता हूँ वो करता रहा। हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है। पर्टिकुलरली आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं जी, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। अगेन 5वें बड़े शहर की मेंशन कर रहा हूँ, 5वें बड़े शहर की मिसाल दे रहा हूँ। एक यूनियन कौंसिल है नडाला संधवा, उसमें 21 गांव हैं और 21 गांव में एक भी हाई स्कूल मौजूद नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये कोई, मैं आपको बिल्कुल वो बॉर्डर एरियाज की बात नहीं बता रहा, फिर कह रहा हूँ गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो सर, आगे बढ़ने से पहले मैं इसी बात पर ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी तब वहाँ पर स्कूल क्यों नहीं बना? बिल्कुल नहीं बना। मैं तो कह रहा हूँ जो गलत मतलब किया उन्होंने, गलत है, बिल्कुल गलत है। इनिशिएटिव लेना चाहिए था, इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए था उस टाइम, उसको कंप्लीट करके उसकी क्लासेस भी स्टार्ट होनी चाहिए थी। वो हम तो उस चीज़ को कहते हैं। अभी जब मैं आया, मैं गवर्नमेंट में आया, तो मैं सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, दैट वाज अबाउट दैट स्कूल। और मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सिकंदर साहब हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उधर ज़रूरत है और स्कूल बनना चाहिए। अभी कल मुझे मिले हैं फिर सेशन में, मैंने कहा वो वादा कहाँ गया? उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हैं, परसों हम बैठते हैं इस पर फिर कर लेते हैं। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, अब हम हैं पीटीआई कैंप, हम ऑपोजिशन में हैं। हमने पॉइंट आउट करना है इशूज़ को। हमें अवाम ने एतमाद करके जो वोट दिए ना, हमने उनके वोट को, उनकी आवाज़ को, जो मुक्तदर कुव्वतें हैं उन तक पहुँचाना है। इन्होंने बीइंग रूलिंग गवर्नमेंट, काम तो इनका है ना कि अगली दफ़ा इन्होंने भी लोगों के अंदर जाना है, या इन्होंने वोट फिर से इन्होंने सोच लिया हुआ है कि अब फॉर्म 47 पे ही हमने बनना है, हमने लोगों के अंदर नहीं जाना। मतलब भाई मैं हूँ ना, अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं देखूंगा कि मैं उन लोगों के काम करूं जो पिछली दफ़ा मेरे साथ नहीं थे। मैं मजीद लोग अपने साथ मिलाऊं, मैं अपनी पॉलिसी इस तरह की बनाऊं, या मैं ये करूँगा अच्छा नहीं देता ना दे, अगो भी नहीं तेरना करना। मतलब ये जो रिजिडनेस है ना पॉलिटिक्स में, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए अगेन मैंने कहा फोरम्स है, हमारे पास एक एश्योरेंस मोशन भी है असम्बली के फ्लोर के अंदर। अब जो भी बोलते हो ना वो लिखा भी जाता है और रिकॉर्ड भी होता है। सही, ठीक है। अब मिनिस्टर ने कह दिया कि स्कूल बनना चाहिए और बनेगा। अब उन्हें ये था कि वो भूल गया, हम भी भूल गए जैसे पुराने पॉलिटिशियंस करते थे, पर हमने कहा नहीं भैया आपको तो नहीं भूलने देंगे।
बुक खोली, पता किया कि यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो पता चला यहाँ पे एश्योरेंस मोशंस होते हैं, तहरीक मुआइद, कि जो बात आपने की है, आप एक कमेटी लहदा बनी हुई है कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो उस कमेटी में डाल दो। सही। अब आई वाज द सिंगल पर्सन इन असेंबली इस टेन्योर में जिसने वो तरीके मुआइद दी है, मगर 1.25 साल से वो उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं रख रहे। अच्छा, तो अब फिर अगेन इसका मैं इतना डिले क्यों होता है वैसे आमतौर पर कोई भी काम, कोई भी चीज? पता नहीं है, ये तो फिर वही बात है ना, गवर्नमेंट वालों को की वजह क्या है? नहीं, गवर्नमेंट वालों को पता हो, काम गालबन वो करना ही नहीं चाहते। देखिए, सबसे आसान हल होता है कि आप इदारों को प्राइवेटाइज कर दो, मेहनत ना करो। मतलब ये स्कूलों के साथ जिस तरह से जो बेड़ा गर्क किया गया है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इसी पाकिस्तान की जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं या इनसे पहली वाली नस्ल वाले जो थे, स्कूलों से टाटों के ऊपर पढ़ के, तो अच्छे टीचर्स के साथ स्कूल सिस्टम था। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, जो सिविक एजुकेशन है ना, एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता था 80s 90s में, उसमें एथिक्स भी पढ़ाए जाते थे। क्या अब उस तरह की कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है? मतलब हमारा जब बेस ही खराब है। मैंने अगेन फिर आप सुनने वाले कहेंगे कि मैंने जो किया है वो तो बताना है ना। मैंने कहा जी, एथिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, इसको प्राइमरी एजुकेशन में कंपलसरी कर दें। तो सारों ने कहा जी होना चाहिए, तहरीक दी, एक्सेप्ट भी होगी। फिर बात होगी जी इसमें कोर्स कंटेंट क्या होगा। उन्हें कहा जी वेस्टर्न प्लस इस्लामिक कर लें, क्योंकि हमारा जो मज़हब है उसकी बेस ही अखलाकियात है। इस्लाम जो एक ज़ाब्ता हयात है उसकी बेस अखलाकियात है। नबी पाक को अखलाकियात की वजह से मोतबर समझा जाता था बिफोर नबूवत। बिल्कुल बिल्कुल, वो अमीन थे, उनका किरदार इतना पुख्ता था। तो जो एथिक्स होते हैं ये बच्चों में पेनिट्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें पता हो, मोटा सा यूटिलिटेरियनिज्म एक कंसेप्ट है, मतलब ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। लोगों को पता हो कि मेरे इस एक्ट से किसको क्या तकलीफ होगी, किसको क्या फ़ायदा होगा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हो। सही, आपकी सजेशन अच्छी है। और आपने एथिक्स की जो बात की है, इसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस्लाम के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे, ज़ाहिर है कि हमारे झंडे का जो सफ़ेद रंग है वो मजहबी अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके हवाले से भी क्या कुछ? उनके साथ भी देखें, मैं तो हमेशा, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। हमारा एक इलाका है, मैं कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ के ना गया दफनाने के लिए, तो जो क्रिश्चियंस की कब्रें थी ना, उधर से मट्टी उठा उठा के उनको नीचे कर दिया हो, तो मुसलमानों की कब्रें ऊपर थी। अच्छा, हम तो वहाँ पे वो करने से बाज नहीं आते। और अगेन वही चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एथिक्स के साथ ही आप, मतलब हमारे पास में कुछ कोशिशें हुई हैं, कुछ वर्ड्स बैन किए गए जो डेरोगेटरी थे जी। अब मज़ीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी उनकी बड़ी ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। 1-2 लेजिस्लेशन ऐसी हुई है जिन पे बड़े पास्टर्स और जो उनके फादर्स हैं उन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा यार इसका देखें, हमारे मज़हब के अंदर ये इंटरफेरेंस है। तो चीज़ें वो भी चलती हैं, वो भी अपना जो उनका इशू होता है वो मुझे देते हैं और मैं ईमानदारी से आगे लेके आता हूँ। मैं ये भी करता हूँ जी, क्योंकि वो उनका बड़ा ज़्यादा रोल है। ये नहीं कि सिर्फ झंडे के अंदर, अब हर हल्के को देख लें, हर गांव को देख लें, तो वो तो चलता ही चलता है जी, वो उनके बगैर गुजारा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, थोड़ी सी होपफुल कॉन्वर्सेशन की जानिब आते हैं। नौजवान अगर सियासत में आना चाहते हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां, तो उनको क्या करना चाहिए? और एक जिसको हम कहते हैं ना, बाज़ औक़ात सियासत को समझा जाता है कि सियासत अच्छी चीज़ नहीं है, सियासत में आना गंद है, तो एक तो इस पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दीजिए। नंबर 2 के अगर जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एफर्ट रिक्वायर्ड है और क्या बेसिक एथिक्स है? शुरू से ही ना, पहले दिन से कहता हूँ कि सियासत अगर ईमानदारी से की जाए ना तो इबादत है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है, मतलब आप लाख चैरिटी कर लें, ये कर लें, एक जो बंदा उम्मीद लेके आपके पास आता है ना, और वो बिल्कुल ना उम्मीद होता है, वो कहता है कि शायद ये मेरा काम कर देगा, मेरा, अल्लाह ने वसीला बनाना होता है किसी शख्स को ना, हम तो वसीला बनते हैं। अब उस बंदे की जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको अंदर से ना एक एनर्जी देती है, मोटिवेट करती है थोड़ा। मुझे वैसे अभी तक समझ नहीं आई, 2.25 साल हो गए हैं, कि सियासत में करप्शन कैसे होती है या पॉलिटिशियंस करप्ट कैसे होते हैं। मतलब मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे पास में जिन्होंने सिस्टम को इस तरह से गंदा कर दिया हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं आपको
एक और बात बताता हूँ कि अंदर ना यूथ पार्लियामेंट भी होती है। जी जी। अब उसके 1 और 2 मेंबर्स हैं, 102 मेंबर्स हैं हु आर अंडर द एज ऑफ 45, 102 तो एक बहुत बड़ा नंबर है, पार्टिसिपेशन हो रही है। और अगर आप कहें कि आना नहीं चाहिए तो बिल्कुल गलत है। अगर मतलब आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ अपने हिस्से का दिया जला सकते हैं तो लाजमी आपको इस तरफ आना चाहिए। और बड़ा स्कोप है, मतलब ये नहीं, मुझे दूसरी जमातों का नहीं पता, देखिए हमने तो जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो हम रेजिस्टेंस, रेजिलियंस और रगड़ा, हम ये तीनों चीज़ें ही फेस कर रहे हैं। हमने तो काम काम काम, सिर्फ सियासत में या दुनिया में मैं मुझे जो लगता है मैं कामयाब होने का क्या तरीका है तो वो सिर्फ कंसिस्टेंसी है। सही। पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इसके अलावा कोई चीज़, जितने भी मैं कामयाब लोग, मैं कामयाब तो नहीं होना, मैं तो एक छोटा सा हकीर सा इंसान हूँ, पता नहीं मैं कैसे अल्लाह ताला ने करम कर दिया और मैं इस मनसब पे आ गया। माशाल्लाह एक मकाम पर हैं। मगर जो कामयाब लोग हैं वो पंक्चुअल भी होते हैं और कंसिस्टेंट भी होते हैं। हाँ, जो कंसिस्टेंट नहीं होते, डेविएट करते हैं, उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा सर, ये भी बताइए कि आजकल ख़वातीन के हवाले से मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सामने केसेस आते हैं, हैरेसमेंट के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, एसिड अटैक्स हैं। तो इस हवाले से ख़वातीन के लिए आप क्या समझते हैं कि आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, तो आपने कुछ इस हवाले से भी कुछ प्लानिंग है कि ख़वातीन को सिक्योर, उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए? देखिए हमारी और मसाइल हर शहर में, हर छोटे बड़े शहर में हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि इनकरेजमेंट कम होती है। और जब भी कोई औरत अगर किसी प्रैक्टिकल फील्ड में आती है या किसी जॉब पे तो उसको किया जाता है, जिज किया जाता है। मगर ये कहना कि सिर्फ ये मसाइल या ये हरासमेंट्स या जो ये राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है ये सिर्फ फीमेल्स तक है तो गलत है। मेल्स के साथ भी अब ये देखें ना, कोर्ट होने वाली बात है, जो चीज़ सामने आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स है मेल्स की वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेशो में बहुत डिफरेंस है। रेशो अब आप 2026 की बात कर रही हैं तो देखिए क्या जो मैक्सिमम हो सकता है ना वो किया जा रहा है। अब नया एक एसिड बिल भी आ गया, उसकी एक बड़ी सख्त पनिशमेंट भी कॉज की गई है। इशू ये है कि लॉज हमारे पास पहले मौजूद है, उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी है। जो एक अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि जो हमारे पास मौजूद है, इंटैक्ट है लॉ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी, और उसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारी जुडिशरी का है। देखिए इस टाइम आपके पास सीएम पंजाब भी, चीफ मिनिस्टर जो है वो भी वुमेन है, जो चीफ जस्टिस, वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले भी रही हैं इस हवाले से। जी ले रही होंगी, वो ऑप्टिक्स की हद तक वाकई लिए जा रहे हैं। जो कवानीन विमेन सेफ्टी ऐप को ऑपरेट किया गया, देखिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। जी मिस, मैं वही कह रहा हूँ, ऑप्टिक्स हैं। आपकी जो मेजर पॉपुलेशन है ना वो देहात में आज भी रहती है। आप अपनी ईमानदारी से बताएं उधर क्या सीन है। आप जिस इलाके से आप बिलोंग करती हैं उसके किसी हम चक नंबर 149 की बात कर लें, वहाँ पे उस औरत को कितने राइट्स अवेलेबल हैं। मेरा इशू, मैं ये कहता हूँ कि शहरों में अवेयरनेस भी है, एजुकेशन भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अवेलेबिलिटी भी है रिसोर्सेज की। जो गाँव के अंदर औरत रह रही है उस बेचारी के साथ जो माशरती, माशी और हर किस्म की जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये हमें ऑप्टिक्स से बढ़ के इस चीज़ पे निकलना पड़ेगा। स्टैट्स देते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, यहाँ पे टारगेट्स दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के, ये इतने केसेस हैं, इतनी देर में सॉल्व करके डैशबोर्ड पे चढ़ा दो, जस्ट ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए। आप खुद मीडिया में हैं, आप जाके पूछे लोगों से, आप जाएं ग्रास रूट लेवल पे, आपको पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने किया और क्या नहीं किया। अगर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विजिट किया जाए, वहाँ पर जाकर सारी डिटेल्स उनसे ली जाएं, तो हमारे सामने आता है कि बहुत से केसेस चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा के आने के बाद रिपोर्ट भी हुए। पहले तो ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती थी, मोस्टली डर जाती थी। अब इतनी अवेयरनेस, मतलब पहले से बेहतरी है कि वो रिपोर्ट भी होते हैं और वो सॉर्ट आउट भी होते हैं और 24 घंटे की वहाँ पर सहूलत मौजूद है। लेकिन पीटीआई के दौर में तो ये भी नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ हुआ जो नून लीग ने किया। देखिए जो किसी भी को पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अगर वाकई प्रैक्टिकल पॉजिटिविटी आई है, हमने अप्रिशिएट फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किया है, जो करने वाली चीज़ है। अगेन
बट जो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो और सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए हो कि मैं ये हूँ और मैंने ये कर दिया, वो चीज़ नहीं है। देखिए टीम का काम होता है इसमें, मतलब आपने रवैया देखा होगा जो उनका अपनी एक एमपीए के साथ था, उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया था। अगर आप बात करती हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद असम्बली के अंदर 2.25 साल में सिर्फ 2 दफ़ा आई हैं। अच्छा। और उनका क्या एक्सेसिव लेजिस्लेशन हो रही है जी, मतलब वो ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो एक बिल भेज देते हैं और यहाँ पे हमारे कोलीग्स भाई हैं, मुझे तो कभी कभी तरस भी आता है उन पे, वो बेचारे देखते समझते हुए भी उनके हाथ बंधे हुए कट्टे होते हैं, अंगूठे पहले ही जाके लग जाते हैं, अप्रूव, पढ़ना भी नहीं, बात भी नहीं करनी, डिस्कशन भी नहीं करनी, और फिर क्या हमें भुगतना पड़ता है। लाइक मैं मिसाल दे देता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट जो था जी। उसमें जल्दी जल्दी कर दो डीसी साहब 1500 केस, तुसी 1500 इन्ने केस सारे फैसले कर देते हैं। बाद में कोर्ट में गई वो चीज़ और कोर्ट ने ये पूछा, मैं बीइंग लॉयर आपको बता दूं कि किस सेक्शन के तहत आप लोग कब्जा दूसरों को दिलवा रहे हैं। हुए हैं, बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा स्टेप था, लोगों को एक इमीडिएट रेमेडी थी, अवेलेबिलिटी थी, वो मिल रहा था। मगर वो जिस सेक्शन के तहत कब्जा दिलवाना था वो सेक्शन ही पूरे एक्ट के अंदर नहीं था। तो फिर क्या हुआ, वो कोर्ट ने उस पर बोल दिया, स्टैंड लिया, इधर से इन्होंने लिया। मतलब कन्फ्रंट्रेशन कोर्ट के साथ, इनकी नेचर में कन्फ्रंट्रेशन इदारों के साथ करना। ये तो अभी वो 2 भाई होते हैं ना, एक तरफ एक होता है, एक तरफ 5 होते हैं, 5 आपस में लड़ते रहते हैं, और दूसरा उसका शरीका होता है। तो वो जब गार रात तो खाते हैं ना तो कहते हैं यार असी एको ये थे ओ कल्ला सानू मारेगा। ये तो सिर्फ ये अभी ताबियादारी है, सिर्फ ये भी ऑप्टिक्स है। कल हमारे एक कोलीग ने कहा कि सेशन था, वो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कश्मीर के अंदर, उसमें हमारे कई सोल्जर्स जो हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, शहीद हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसने कहा कि उनकी ताज़ीम में ये बहुत बड़ा हादसा है, सेशन मुलतवी कर दे। नहीं किया इन्होंने। अगर ये मैं वही कह रहा हूँ, ये सिर्फ हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। एक और एक्ट है अभी ये रिसेंटली आया था कि जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ही वो भी आया जी, हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं। उसमें आया कि जी जो फर्स्ट अपील है ना, वो डिप्टी कमिश्नर के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी अब, और डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे केसेस। अच्छा। वो सारे लोग बड़े परेशान, वकील परेशान, सारे केसेस उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। महीने बाद केसेस वापस आ गए। ये क्या हुआ है जी, वो अभी एक अमेंडमेंट अंदर होनी है, बस बाद में याद आता है कि ये कर लें। नहीं, ये जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ। इसी तरह बेतहाशा ऐसे बिल्स हैं, हालांकि हमारे स्पीकर बड़े विजिलेंट हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा, वो लॉ नोइंग भी हैं और बड़ा कुछ वो बेहतर भी करते हैं, मगर फिर भी कई चीज़ें रह जाती हैं। सर इस तरह होता क्यों है? क्या मसरूफियत ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होते हैं, मतलब होता क्यों है? मतलब एक तो चीज़ें डिले हो रही होती है, दूसरा फिर ये जो इस तरह के छोटे छोटे मसाइल होते हैं। देखिए इंटरेस्ट की बात है ना, असम्बली में रोज सेशन अगर होता है, आप अटेंडेंस चेक करें, कितने मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बेचारे चीख के थक जाते हैं कि गवर्नमेंट आके बैठे जवाब दे, बिजनेस चलाना, हाउस चलाना है। जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, काम वो करेगा जिसको मैं ना किया, मुझे पता है मेरे लोगों ने मुझे वोट नहीं देना, फिर घर बैठ जाऊंगा। यहाँ तो मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ इक़्तिदार की गेम है कि वोट लेने के लिए? आज ये तो यहाँ पे आके तो यही लगता है कि वोट लेने के लिए सारा कुछ करते हैं और तो कुछ है नहीं इनके पास। देखिए आपने भी कहा ना कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं जी देंगे। मैं बिल्कुल, अगर मेरी परफॉर्मेंस 0 होगी और मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे बेहतर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली उसको एक एज होगा। सही। अच्छा सर, आपसे एक सवाल ये भी है कि आप 2024 के इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हमेशा ही शायद रहेंगे, लेकिन आपने 2024 के जब इलेक्शंस हुए तो आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट किया। क्यों सारा ध्यान मेरे हल करवाना जे? उसके पीछे क्या वजह थी? एक सोच थी और हमें बचपन से इनकलकेट किया गया कि 2 पार्टीज जो हैं पाकिस्तान में करप्शन कर रही हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, ये है वो है। मैं किसी खास पार्टी का मैं नाम भी नहीं लेता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। सही। तो मैंने जब अपनी सियासी जद्दोजहद स्टार्ट की तो मैंने आपको कहा कि मेरे डिसीजन में मेरे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे जो रुफ़का हैं मैं उनसे मशवरा मांगता हूँ, मुशावरत के साथ हम चलते हैं। मैंने उन्हें पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं आप पीटीआई से करें। तो फिर मैंने जद्दोजहद ही पीटीआई से स्टार्ट की थी। सही। तो वो जो दौर था ना, और ये आपकी जद्दोजहद का आगाज़ किस सन में हुआ था? 2021। ओके, ठीक है 2021 के लास्ट में।
उसके बाद फिर साथ ही वो आ गया साइफर वाला और गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद एक फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं रेजिलियंस फेज ऑफ रेजिलियंस। उसमें वो एक मुसलसल जद्दोजहद थी, रोज़ की स्ट्रगल, रोज़ की मेहनत, बड़ा कुछ फेस किया, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त भी की, कुछ लोगों को पता है कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गए, खान साहब ने इंटरव्यूज़ किए, मुझे उन्होंने टिकट दे दिया। ठीक है। ये मैं पहले वाले जब इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 9 मई वाला, और उसके बाद जो कुछ हमारी पार्टी ने फेस किया वो सारी दुनिया के सामने आया। और मैंने ये समझा था कि अगर एतबार करके उस बंदे ने मुझे टिकट दिया है तो मुझे भी थोड़ा सा हया करना चाहिए। और मेरे लोगों की ये ख्वाहिश थी, हम कंपेन नहीं कर पाए थे। मैं बड़ी जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ, चेक भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। हमारे लोगों ने सिर्फ हमसे एक ही सवाल किया था कि बेवफाई तो नहीं करोगे, खान को छोड़ोगे तो नहीं। बड़ा हमने कहा कि कुछ नहीं मिलना, डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलने, ये नहीं। उन्होंने कहा जी काम अगे 77 साल नहीं होया, 4-5 साल ना होंगे, ठीक है तुसी ये काम करना। सो मैं मजबूर हूँ अपने लोगों के हाथों, और जो मेरी अपनी कमिटमेंट थी मेरी जमात के साथ, उसके साथ कि मैंने इस पार्टी को चूज किया था, तो फिर वो बाय चॉइस ऑपोजिशन में बैठना था, दैट इज बाय चॉइस। अभी भी हमें कभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, कभी SIC में कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली की वेबसाइट पर आपका जो डेटा है वो आज भी मैं कल चेक कर रही थी तो वो इंडिपेंडेंट है। बस तो ये अगेन दिस इज बाय चॉइस कि हम तारीख में हमेशा देखें दो तरफ खड़ा होना पड़ता है, यहाँ आपको लेफ्ट पे या राइट पे। जो हक का रास्ता होता है ना उस पर बड़ी मुसीबतें होती हैं, तो मगर हक पे जो रहते हैं ना, बेशक थोड़ी सी जिंदगी होती है, ये भी नहीं है, मगर फिर कोई 3-4 साल तो कोई याद रख ही लेता है। अगर बंदा वो क्या मसलहत के तहत, कामों के तहत बंदा अपना ज़मीर भी बेचे और अपना आप भी बेचे। सही। अच्छा सर, आपकी तालीम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, आप रावियन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस इदारे का आपकी इस सक्सेस जर्नी में कोई रोल है कि आपकी वहाँ से आपका रोल ऑफ ऑनर भी है और आप बड़ा एक्टिव भी रहे अपने दौर में? गालिबन 2012 में आप वहाँ से ग्रेजुएट हुए। हाँ जी, लॉन्ग टाइम अगो। जो मैं आज हूँ, जो मेरे लफ्ज़ हैं, ये मेरा इवन किरदार भी, ये मेरे जो उस्ताज़ा हैं, ये उनका रिफ्लेक्शन है, ये उनका जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मुझे सिखाया गया है मैं ईमानदारी से आगे भी उसी तरह उसको भेजूँ। तो मुझे अल्लाह ने बड़ा मेरे पे करम किया था, बहुत बड़े बड़े उस्ताद जो थे हमारे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। और सूफी कुदरतुल्लाह तबस्सुम साहब फरमाते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारें भी सिखाती हैं, तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रहे हैं। सही। अच्छा, आपकी वहाँ से तालीम थी फ़लसफ़े में और उसके बाद आप आ गए कानून में, तो ये क्या मोटिवेशन थी कि आपको वकील मतलब आपने कहा कि सियासत में आने का तो आपका कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, तो ये लॉ की डिग्री की क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन, असल जो मोटिवेशन थी वो कोई और थी। ये था कि क्या बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं बता भी देता हूँ, अब कौन सा, अब तो दौर गुजर गया है। हमारे दौर में ना स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अच्छा। और हम वो थे रेबल्स काइंड के ना, यूनिवर्सिटी के अंदर भी चेंज लाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, रिफॉर्मर्स। तो हमें ये लगता था ये हमें निकाल ना दे। अच्छा। ठीक है, तो हमारा जो पूरा ग्रुप था ना, हमने एक प्राइवेट ग्रेजुएशन की, और अच्छा। वो सारे विदाउट प्रिपरेशन अनसीन हमने पेपर दिए। तो तब जिंदगी में पहली दफ़ा लगा कि नहीं, हमारे में कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो वो ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने कहा चलो मास्टर्स भी कर लेते हैं, साथ लॉ भी कर लेते हैं, तो इसी तरह लॉ हो गया। अच्छा, आप चूँकि वकालत के शोबे से भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक आम शख्स को इंसाफ बर वक्त मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगेन जो मैं जब लॉ किया था तो मैं जो किताबें पढ़ के जब मैं कोर्ट के अंदर गया था, तो थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना बड़ा फ़र्क है। अच्छा। ठीक है, थ्योरी कुछ और कहती है, प्रैक्टिस कुछ और कहती है। देखिए, मैं जो पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की। कई दफ़ा हमने देखा भी है, स्पीडी ट्रायल्स भी हुए हैं, मतलब वहाँ पे वो कहा गया जजिस को कि जी आपने स्पीडी ट्रायल्स करनी है, वो जज बेचारा 2-2 बजे तक बैठ के, वो जो रीडर होता था वो भी फैसले लिख रहा होता था, स्टेनो भी फैसले, अगेन वही ऑप्टिक्स वाली गेम। उसमें बड़े केसेस का बेड़ा गर्क भी हुआ। देखिए, बर्डन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। मैं अगेन फिर
आपके ही चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी डिमांड करूँगा कि गुजरांवाला डिवीजन के लिए एक अलग से हाई कोर्ट का बेंच भी होना चाहिए। ओके। ठीक है, हमारी बड़ी यहाँ पे बड़े ज़्यादा जो केसेस है ना उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने अपना वर्कलोड कम करना है तो आप तकसीम करें ना, नए लोग लेके आए, उनको मौका दें, वो जल्दी जल्दी वो ट्रायल्स जो हैं वो मुकम्मल हों और फिर लोगों को फैसले मिल सके और इंसाफ मिल सके। मगर इस चीज़ में बड़ी मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे जो वकील भाई सुन रहे होंगे, 9C एक होता है नशे के केसेस में, वो नॉर्मली होता है। सही। जब हमने प्रैक्टिस में देखते थे कि कुछ चीज़ें होती थी कि बेल नहीं मिलती थी, और कुछ होता था कि जे इन्ने महीने हो गए ना दे 2 साल हो गए ने 8 महीने हो गए ने, फिर यदि बेल रख दो बेल लग जाएगी। तो भाई वो SOPs ही क्यों निकलते हैं? अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। अगर जजेस ना चाहें, अगर ना SOPs ऐसे निकले तो कौन सा मुल्ज़म है जो बाहर निकल सकता है? हीनियस क्राइम्स जो होते हैं, जो एंटी सोसाइटी होते हैं, मैं पॉलिटिकल केसेस की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम पॉलिटिकल विक्टिम्स हैं उन केसेस के। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उधर रिफॉर्म्स करें, उधर पाबंद करें कि ये चीज़ें हैं जो मतलब आपने औरतों वाले वायलेंस की बात की, एसिड अटैक्स की बात की। अब ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे तो कोई माफ़ी बनती ही नहीं है, डकैती नहीं माफ़ी बनती, हाँ, उनके आप ऐसे फैसले करें, एक ऐसा जुडिशल सिस्टम बनाएं कि लोगों का एतमाद बहाल हो। अच्छा सर, आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के, तो इस हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं और ये कमेटी क्या काम कर रही है नौजवानों के लिए? स्पोर्ट्स की जो हालत है वो सर, आपकी इस गहरी जो है स्पोर्ट्स की जो हालत है पंजाब के अंदर, देखिए बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे पंजाब में पहले, अभी भी हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे शहर में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले लोग अभी भी वहाँ पे हैं, रेसलर्स हैं, वेट लिफ्टर हैं, एथलेटिक्स से हैं। गुजरांवाला पूरे के अंदर माँ सवाए सिटी, तहसील सिटी के अंदर स्पोर्ट्स ग्राउंड गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद ही नहीं थे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक शेखुपुरा मोड़ पे है और उससे जो स्टेडियम है उसका फासला तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा। अब जो अगला उन्होंने अरीना जो गालबन हमारे ही दौर में स्टार्ट हुआ था वो बना दिया गखड़ में, अगेन वो भी सिटी में है, और उसके साथ गखड़ के साथ एक और बना दिया है, मतलब जो 2-3 किलोमीटर के अंदर ये 3-4 आ जाते हैं। अब जो मेरे सैटेलाइट एरियाज में नौजवान जो बैठे हुए हैं, जो पैलियाँ होती हैं, जो खेत होते हैं, जब थोड़ा सा सीज़न अभी जैसे कटाई होती है उसको साफ़ करके बेचारे वहाँ खेलते हैं। भाई उनको जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, और एक अपॉर्चुनिटी, और दूसरी बात हमारे ना इधर एक अरूप से एक चीमा साहब है, उनकी बेटी खेल के आई सॉफ्ट बॉल, सही। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप चेयरमैन हैं तो इन्होंने इतनी ज़्यादती की है कि बच्चियों को कराची उतारा और आगे से ट्रेन की टिकट भी हम खर्च करके आए हैं। अच्छा, ठीक है, तो इन्हें कहें कुछ करें। मैंने बात की, अगेन कंपनसेशन तो जाहिर होनी चाहिए और होती है। कंपनसेशन इज अ सेपरेट थिंग, इनकरेजमेंट यस सबसे बड़ी बात है कि आप एक्नॉलेज करो बच्ची है, वो उसने मेहनत की है, मतलब उसके लिए कुछ होना चाहिए। यस यस यस, तो ताकि कल को मजीद बच्चियां भी आगे आ सके ना, वो मोटिवेट हाँ हो जाते अब अगर आप उनकी ही हौसला शिफ्ट नहीं कर दोगे तो जो देखने वाले होंगे वो आखेंगे लाइट महंगा, उन टिकट भी आप लगे आके चाहिए थे, फिर उठे आए तो हुए। अब इस चीज़ में बड़ा काम करने की जरूरत, काम कर भी रहे हैं। मैंने फिर अपने एजेंडे में रखा था कि बताएं कि किस किस तहसील में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। IDP के अंदर 4 तहसीलों के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंजूर तो किए गए, मगर अभी तक शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तो कहता हूँ भाई लो क्रेडिट लो, काम खुद करो, आइडियाज हमसे ले लो, दिमाग हमारा ले लो, काम करते जाओ, करो तो सही, पर वो भी नहीं करते। अच्छा, आपके ख्याल से क्या स्टेप्स ऐसे होने चाहिए, कौन से इक़दाम उठाने चाहिए हुकूमत को स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए? देखिए, जो सबसे पहले जितना आप इसको निचले लेवल पे UC लेवल से आप स्टार्ट करें, आप फिर डिस्ट्रिक्ट तक आएँ, फिर डिवीजन तक आएँ, फिर पंजाब तक आएँ, उन चीज़ों को बेहतर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन चीज़ों को बेहतर करें, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ मैम, हमारे ही देखते देखते वो बेचारे बूढ़े हो गए और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो छोटी छोटी क्रिकेट खेल के, और अगर मिसाल देता हूँ, एक क्रिकेटर हैं वो हमारे गांव से है, अब उनसे बहुत बेहतर टैलेंट हमारे पास मौजूद था पर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो ब्रेन ड्रेन हो गया।
वो बेचारा वेस्ट हो जाता है, और जिसको मिल जाती है फिर वो परफॉर्म करता है, तो बाकी लोगों की हक तलफी भी होती है। तो स्टेप्स की जो बात है, देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने हुए हैं, मैंने वो देखा उस पर चार्ट, उसमें अजीब अजीब लोग थे। मैंने मिनिस्टर साहब से कहा, मैं कहा इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, इसमें वो लोग जो स्पोर्ट्स को समझते हैं उनको अंदर डालें, जिनकी रिकमेंडेशंस लेके हम आगे चल सकें। तो वो चल रहा है जी, देखिए। और अभी तो हमें खान साहब ने कहा था जी इस्तीफे दे दें, ऑर्डर आया था, तो हमने अभी इस्तीफे दे दिए हुए हैं। तो कुछ कमेटीज़ के हमारे अभी एक्सेप्ट नहीं हुए, अभी हम ही चेयरमैन चल रहे हैं, मगर अभी हम काम नहीं कर रहे। तो सर ये इस्तीफे देने की वजह? ये देखिए जी, आप एक डिसिप्लिन के अंदर रहते हो ना, हाँ। एक आपकी पार्लियामानी पार्टी लेकिन होती आपको है। नहीं लगता कि आप किसी पोजीशन या डिजिग्नेशन पर हैं तो अगर मैं इंडिपेंडेंट होके सोचूं, करने का एक वो, अगर मैं इंडिपेंडेंट होके सोचूं, अगर मैं बीइंग पार्लियामेंटेरियन सोचूं, तो फिर मुझे लगता है अगर मैं कलेक्टिव सोचूं और मेरी पार्टी ने मुझे पाबंद किया हो, और क्योंकि ये चेयरपर्सन जो मैं बना था, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन के लिए ये थी ना, तो मुझे उसी पार्टी ने नॉमिनेट किया था, तो ये पार्टी की अमानत थी। ऑर्डर आया कि खान साहब ने कहा लेकिन इस ऑर्डर को आप दिल से भी तस्लीम करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसी चीज़ आएगी जो डायरेक्टली खान साहब की तरफ से आएगी और जिसके पीछे रैशनल होगा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं, मेरा करेंगे। सवाल ये है कि अगर आप किसी एक पोजीशन पर हैं और आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप दूसरों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे आप चेयरमैन हैं इस कमेटी के, आपके पास इख्तियारात हैं, तो आप आवाम के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? और आप क्यों? देखिए, आवाम ये मांगती नहीं है। जब आ जाती है ना बात, अगर मिसाल देता हूँ, अगर एक तरफ डायरेक्शन ये है कि लीडर की तरफ से आई है कि आपने इस्तीफा दे देना, लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि ना दो, लोग कहेंगे हाँ पार्टी ने दिता सी तो दे दे। हाँ, उनका एक दिल होगा, वो कहेंगे कि हमें ज़रूरी है, मगर जब बात आ जाएगी डिसिप्लिन की और पाबंदी की, तो फिर वो कहेंगे ठीक है, एक्सेप्टेड। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से ये कहा जाता रहा कि ये नौजवानों की जमात है, तो क्या अब भी ये नौजवानों की ही जमात है? और क्या आज के नौजवान भी पीटीआई के साथ ही अटैच्ड हैं ज़्यादा? जी, अब तो What do you जन think? जी, जन बीटा, Yes, अब तो ऐसी alpha. चीज़ें आ रही हैं कि वो एक रुझान बन रहा है ना। और अगर आप कहें कि नौजवानों की जमात, तो मैं पिछली दफ़ा की बात ही करूँगा। इस असम्बली के अंदर आप देखें, आपको बेशतर नौजवान मिलेंगे और बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़े अच्छे हमारे कोलीग्स हैं जिनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है, वो काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की तरक्की में बेहतर किरदार अदा करने की इंशाल्लाह पोजीशन में। अच्छा सर, मौजूदा सियासी हालात में आपके ख्याल से पीटीआई को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है खान साहब की रिहाई। इसमें मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करता, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो डिवीजन हो चुकी है। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। ऑब्वियसली पता नहीं वो क्यों करते हैं। देखिए, जो बंदा आज इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है या उसका नाम लेता है, बेशक वो कुछ नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट वो खड़ा हुआ है। बेशतर ऐसे लोग हैं जो बाहर से लगे हैं, बाहर जाके वो बोलते रहते हैं। हालात जैसे भी हों, मतलब लीडर इधर जेल में है, मतलब पार्टी के अंदर डिवीजन किसी किस्म की भी नहीं होनी चाहिए। और जब तक खान साहब के केसेस ख़त्म नहीं होंगे, कैसे हम इन चीज़ों का, हम तो ये कहते हैं कि यार अभी मेहनत करते रहो, अभी अपना अपना किरदार अदा करते रहो, जब खान साहब बाहर आएंगे तो तब देखेंगे। अभी हम किसी के दिल में तो नहीं घुसे हुए, हमें तो नहीं पता कि किसके अंदर कितनी लॉयल्टी है, किसके अंदर नहीं है। सबसे बड़ा ये चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज यूनिटी, मतलब हमें यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम यूनिफाइड नहीं होंगे तो तब तक हम किसी के अराकीन की बात कर रहे हैं? नहीं, अराकीन तो देखें, अराकीन बेचारे, तनकीद सबसे ज़्यादा तो अराकीन पे होती है, गालियाँ सबसे ज़्यादा हम लोगों को पड़ती है। अगर तो जो हम लोग बरसर इक़्तिदार है उनको भी पड़ती नहीं, उनको पढ़े हों, और आपकी जानिब से भी पड़ती है। नहीं, हम देखिए, असेंबली के अंदर डिकोरम होता है। हम अगर बेहतरी की बात करते हैं तो हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बाय इस्लाह करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए, और वो हमारा जायज़ हक है। अगर ओपोजिशन ना हो, गवर्नमेंट चलती नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी जो मशवरे वगैरह उन पे अमल करके वो कुछ अपना इमेज बेहतर कर लें, ताकि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले सालों में अपना कुछ वो लोगों को जाके मुंह दिखा सकें। सर, आपको उम्मीद है कि इमरान खान की रिहाई? इंशाल्लाह उम्मीद कब तक ये देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए, हम तो हमारा दिल पर्सनली तो ये करता है कि कल ये पॉसिबल हो जाए, अल्लाह करे कल क्या अभी हो जाए। पर कुछ चीज़ें खुदा को जब मंजूर होती हैं और अल्लाह की तरफ से मुसीबत और मुश्किल आती है, और जो साबित कदम रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। ये बंदा वो बड़ा क्लासिक आदमी है, मतलब उसने कोई करप्शन नहीं की, कुछ नहीं किया, पर फिर वो जेल में क्यों है? बस ये हमारे
जो पॉलिटिकल हालात है हाँ, वो इस तरह के बन चुके हैं और उस नहज पे चीज़ें पहुंच चुकी थी जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं था। मैं भी इस वजह से सही में भी। जी। सर आप पार्लियामेंट्री कॉकस ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी हिस्सा हैं, तो आपके ख्याल से मंशियात का जो बढ़ता हुआ रुझान है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में एक शशके और फैशन के नाम पर, उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह से हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते जो हैं? बेहतरी है ना वो घर से स्टार्ट करनी पड़ेगी हम्म, और घर के बाद स्कूल, स्कूल के बाद मोहल्ला और फिर ये सोसाइटी। एक टेम्पोरल सी ये चीज़ें होती हैं ना जो अट्रैक्शंस होती हैं, ये बड़ा नुकसान देती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, स्मोकिंग करते होते तो बर्न हॉल में लोग, तो मैं स्मोक नहीं करता था पर मैं उनके साथ जाता था। तो मेरा एक दोस्त था, हम्म, अवैस उसका नाम था, मैं ये भी बता सही। देता हूँ, पता नहीं कभी अब वो सुना या नहीं। सुन और देख रहे क्या- होंगे। हाँ। मैं बताने लगा हूँ तो मुझे कहता पुटर यार एक कश ले रहे हैं। हम्म, मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं यार, मेरी यारी के लिए ले लें। और मैं अच्छा। कहा यार बाढ़ में गई यारी, तू कल को मुझे मिले ना, तू छोड़ दे, मुझसे छोड़ा ना जाए, तो मैं हाँ। किसकी जाके बात करूंगा। तब से 2006 से आज तक वो बंदा मुझे सेकंड टाइम नहीं मिला। अच्छा। हाँ जी, अगर हाँ। मैं तब पी लेता और मैं उस चीज़ पे मैं लग जाता और वो बाकी छोड़ देता, मतलब ये तो अपनी वो होती है ना, कैपेसिटी होती है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। जो अट्रैक्ट होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ में है क्या, मतलब किस चीज़ से आप फैसिनेट हो रहे हो, क्या कुछ कहते हैं जिस स्वैग है, स्टाइल है। हाँ, आजकल फैशन के नाम पे खुदा का इवन नाम अब ले। तो यंगस्टर्स की हम बात करें, छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब 12-13 बड़े- अंडर 18 भी। बड़े खतरनाक चीज़ है। और ये जो पॉड्स हैं हम्म, इनके बारे में तो नई रिसर्च आ रही है कि पता नहीं कितने हज़ार सिगरेट्स के ज़्यादा बिल्कुल, इसका बिल्कुल, इफेक्ट बिल्कुल। होता है। तो ये ज़्यादा तो नुकसान लानत है जी, एक अल्लाह ताला हमारी कौम को इस लानत से बचाए। और सबके देखिए, आप ये देखें कि उन वालदैन का क्या हाल होता होगा जिनके घरों में बच्चे इस तरह सा काम करते हैं। तो इसमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगेन सोसाइटी का किसी भी चीज़ में बड़ा बीइंग सोसाइटी हमें ये चीज़ रद्द करने की ज़रूरत है। सर तालीमी इदारों में इस हवाले से कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? ऑन कैंपस बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और बहुत सारी निजी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अलाउड है। अगेन ये तो उन जो यूनिवर्सिटी होती है उसका डिकोरम होता है ना। मैं तो अपने कॉलेज की बात करूँगा, इसी वजह से मुझे हमारे कॉलेज में तो जीन्स भी नहीं पहनने जी। देते थे, सिगरेट पीना तो अब बड़ी चीज़ें दूर की थोड़ी सी बात। वो हो गई है, लेकिन लड़के हाँ, लड़की को इकट्ठे नहीं बैठने देते थे। और मतलब प्रॉक्टर आ जाते थे हाँ। आके, वो एकदम हाँ भाई ये कौन है, मतलब आवाज भी उनकी जी, ऐसी जी। डरावनी सी होती थी। और फिर लड़के लड़की के घर वालों को बुला, उस इदारे का सरबराह होता है ना, उसके ऊपर बड़ा ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है। तो ये तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना, प्राइवेट हो या सरकारी अदारा, ये तो इदारे के सरबराह की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहिए जो इस तरह के कॉलेजेस हैं, ताकि उन पे कदगन लग सके। अभी वैसे नशे के खिलाफ तो बड़ा भरपूर एक्शन भी चल जी, रहा है, जी, जी। तो अल्लाह करे यार इस लानत से ये जल्दी हमारी जान छूट जाए। सर आप इस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि ग्रीन पंजाब और ये क्लाइमेट के हवाले से, तो इसके हवाले से आपके ख्याल से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कोई एक आधा स्टेप अगर आप बताना चाहें कि क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा हर किसी को दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है। दरख्त बड़े कम है हमारे पास और हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप स्मोक की बात कर रहे थे ना, तो स्मोक का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चौड़े पत्ते वाले जो दरख्त होते हैं। दूसरा वाटर स्कार्सिटी जो है, पानी, आपको पता है जो अच्छे दरख्त लगाने से जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसकी जरहेज़ी भी बढ़ जाती है। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो टास्क फोर्स है, आप उसका भी हिस्सा हैं, तो डू यू थिंक कि हम 2030 तक जो SDGs हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनको ना achieve MGDs हुए ना SDGs हुए, नहीं देखिए होंगे? अगेन नहीं, वो नहीं उस तरह से हुए ही नहीं। आपके और होंगे भी नहीं? 3.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लाहौर में तो बेहतर कर लेंगी आप गुजरावाला सिटी के अंदर बेहतर कर लेंगी, आप बूरेवाला में बेहतर कर लेंगी शहरों। उन लोगों को क्या है जो बेचारे बिल्कुल निगलेक्टेड बैठे हुए हैं, जहाँ पे स्कूल जाने का कंसेप्ट ये है कि छट्टी करा के बच्चे को इलीगल मीन्स के साथ बाहर भेज दो। ट्रेंड ही है 10वीं 11वीं, मतलब और उधर बेचारे के लिए हमारे नौजवानों के पास है क्या, हमने दिया क्या उन्हें? कसूरवार तो मैं भी अब सिस्टम का अगर हिस्सा हूँ तो मैं भी इस चीज़ में प्रॉपर कसूरवार हूँ कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको नहीं दे सकते, वो अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मतलब क्या आपने STDs और क्या है, मतलब आप हेल्थ को देख लें, आप इकोनॉमी को देख लें, आप एग्रीकल्चर को देख लें। एग्रीकल्चर का क्या हाल कर दिया हमने, मतलब पंजाब की कंट्रीब्यूशन 69% होती थी नेशनल GDP में, आज वो 35% हो गई हुई है। 35 बहुत है भाई, इसको वापस लेके जाओ 70 पे।
क्योंकि आपके बजट पे कट लग गया। 1500 अरब में से आपको 750 अरब मिलना है, 749, 749 आपने करना है। आप जब तक 75 सर वैसे इसकी क्या वजह है? मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो उनका ताल्लुक नून लीग से है। वो तो गई भी नहीं है मीटिंग में। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो कल वर्ल्ड सिटी में पता नहीं कितने बिलियंस का कोई बिल लेके आए हैं। क्या बिल रह जाने हैं जब डेवलपमेंट फंड पे ही आपका सारा कट लग जाना है? फिर कहाँ पे ये मंसूबे और क्या? मैं वही कह रहा हूँ, किस आप कह रही है ना कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स है और इकोनॉमी नहीं कंट्रोल हो रही, नहीं चल रहे, सनतें बंद पड़ी हुई हैं, बिजली का हाल देख लें, वो किसान जलील हो रहा है। कोई एक सेगमेंट मुझे बता दें जो खुशहाल, उनमें से कोई एक है, मतलब किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनमें से कोई एक चीज़ जिसमें हम थोड़ा सा बेहतर हो। मिस मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बता देता हूँ, हम करप्शन में बेहतर है, वो इनमें तो आता नहीं है। मगर मैं चलें अपार्ट फ्रॉम द जोक, आप ये SDTs की मीटिंग हुई और जिन्होंने ब्रीफिंग देनी थी ना वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो नहीं आए, कहते मैंने नहीं आना। अच्छा, अब हम आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त ले चुके हैं, इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और हमने चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए, क्या लोगों को मसाइल हैं, दरपेश हैं और हुकूमत क्या कर रही है, PTI क्या कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप आखिर में थोड़ा सा ज़रा हम एक पुरुमीद बात कर लें। जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं और उनको चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप में कैसे आ सकते हैं? कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है ना बहुत रोशन है। पाकिस्तान, यू आर वेरी होपफुल। हम वेरी मच, ये मुझे दीवार पे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। पाकिस्तान जिस दिन बना था उस दिन तरक्की करने के लिए बना था और बड़ी तरक्की की भी। दरमियान में हमारे कुछ फेजेस ऐसे आ गए जिनमें यार यही पाकिस्तान है ना जो दूसरे मुल्कों को कर्जे भी देता था। लुफ्तांसा एयरलाइन जो जर्मनी की थी, उनको हमने ट्रेनिंग दी, दुबई सारा हमारे लोगों ने जाके आबाद किया। मतलब अभी भी सर आप विद नेम क्रेडिट दे सकते हैं कि फलां दौर में एप्रिसिएशन हो जाएगी। ये दौर बड़े पुराने, हमारे दौरों से पहले की बात है। हमारे दौरों से पहले की हमने तो ये तारीख में पढ़ी है या बड़ों से सुनी है। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर दी है और तरक्की इन लोगों की वजह से करनी है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो नाउमीद हो जाते हैं, स्ट्रगल छोड़ देते हैं, और ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है बाहर चले जाए। आखिर हमने मर के इसी मिट्टी में आना है, ब्रेन ड्रेन। तो हमें यहाँ पे हम अपना जितना देखिए, यहाँ पे बड़े सक्सेस एग्जांपल्स हैं, किसी भी जगह पे देख लें, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जो सिंगल एंटिटीज हैं वो मेहनत कर करके ग्रुप्स बन गए हैं। लोगों ने टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। मसाइल हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी मसाइल हैं, मगर अच्छे लोगों के आने से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और ऑब्वियसली चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, आपको लड़ना पड़ता है। हमने शुरू में कहा था ना कि यू आर गोइंग विद द फ्लो। मैं ये कहता हूँ कि ओनली डेड फिश गोज विद द फ्लोज। आपके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा तो आपके अंदर हो कि आप पता हो करना क्या है, कोई गोल हो। हाँ, और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी काम गंदा है, तो फिर जो लोगों को उम्मीद है और जो अच्छे लोग हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, फिर उनकी उम्मीद भी आप तोड़ दोगे। मेहरबानी करो, आओ इसमें मेहनत करो। बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, और हमसे बहुत बेहतर दुनिया है। हम तो कुछ भी, हम तो आटे में नमक भी नहीं है। लोग बहुत बेहतर है, बहुत कॉम्पिटेंट है। अल्लाह करे वो लोग जल्दी पाकिस्तान की आके बागडोर संभाले और पाकिस्तान बड़ी सी तरक्की की राह पे इंशाल्लाह गामज़द। सही। सर आपने बात की बैरून ममालिक जो यंगस्टर्स चले जाते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि वहाँ जाते हैं तो वो फ़ायदा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही है? ये फिर वही ना ऑप्टिक्स वाली बात आ गई। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? अब एक इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, देखिए वहाँ से वो कमा के ला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कौन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे तो सही, FDI देखे तो सही ना। आप, मैं यही कह रहा हूँ, स्टैट्स असल देखें। आप बात कर रही थी ना PTI ने क्या किया, ग्रोथ रेट देख लें। जो PTI ने गवर्नमेंट छोड़ी तब क्या था, आज क्या है। इन्फ्लेशन देख लें, तब क्या थी, आज क्या है। अब इन्होंने मतलब अभी तो अब देखें ना, जितनी सपोर्ट इन लोगों को मिली है, यकीन करें इनको तो पुरखचे उड़ा देने चाहिए थे हर चीज़ के, तरक्की के। वो कोई इन्वेस्टमेंट इनके कहने पे आता ही नहीं है, लोगों को इनसे उम्मीद ही नहीं है। मतलब अब फिर वो जो अगेन जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी कम है। लोग अपना सरमाया बाहर ही लगा रहे हैं। हमें वेलकम करना चाहिए, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। यहाँ पे बहुत स्कोप है कुछ, मतलब हम टूरिज्म में
जो देखने वाले बाहर अगर कोई लोग सुने, टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आए यार, ये पाकिस्तान यही हमारा मुल्क है, इसी को हम सारे आगे लेके चलें तो सबसे बेहतर होगा। दूसरों ने तो मतलब हम दूसरों के मुल्कों में तरक्की के लिए अपना पार्ट प्ले करते हैं और अपने मुल्क को हम छोड़ के आगे चले जाते हैं। जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, मगर यहाँ पे कोशिश करें। हाँ, अगर कहीं से भी नहीं आप समझते कि नहीं कुछ बन रहा, तो फिर आप जाएं। अल्लाह ताला ने हिजरत में बरकत रखी हुई है। सर, आखिर में अगर आप हमारे देखने और सुनने वालों के नाम कोई पैगाम देना चाहें। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करे, और जो दुश्मन ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करके को उनका फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह ताला उनको गर्क करे और अल्लाह ताला हम सबको अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग सुनेंगे देखेंगे वो इससे कहीं ना कहीं मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे जी हसन अली बुटर साहब, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और MPA हैं, गुजरावाला से इनका ताल्लुक़ है। हमने गुजरावाला के मसाइल को भी डिस्कस किया, हमने जो करंट हुकूमत है उनके हवाले से क्या चैलेंजेस और मसाइल हैं, क्या काम है, क्या परफॉर्मेंस है, उसको भी डिस्कस किया। और फिर हमने थोड़ी सी होपफुल डिस्कशन भी हमारी रही कि आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप कि आज की हमारी जितनी भी बातचीत हुई है इस नशिस्त में वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मैमुना चीमा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।